स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का आज यह 6वां लेक्चर है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं, रीमेमोराइज कर लेते हैं। 2 डिवाइड 6, इसको हम पढ़ते हैं 2 डिवाइड 6, दैट मीन्स 2 जो है वो 6 को विभाजित करता है। 2 डिवाइड 6। यदि ऑर्डर ऑफ ए, किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर p है तो इसका मतलब होता है कि a टू द पावर p करने पर हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल जाए। और यदि a टू द पावर p इक्वल टू e है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ऑर्डर ऑफ a p हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ऑर्डर ऑफ a की जो वैल्यू है वो लेस या इक्वल e हो सकती है। न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर p को a की कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, यदि a टू द पावर p इक्वल टू क्या मिल जाए, e मिल जाए। जैसे ग्रुप हमने लिया है, इसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1 किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। अब 1 टू द पावर 1 करने पर 1 मिलता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1। हमको ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है, अगर a टू द पावर p करने से आइडेंटिटी मिल रहा है तो ये जो p होगा वो इस a का ऑर्डर हो जाएगा, और p जो है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। अब चूंकि 1 की पावर 1 करने पर 1 मिलता है तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 टू द पावर 2 करने पर क्या मिलता है, 1, तो -1 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आयोटा टू द पावर 4 में क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो आयोटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ आयोटा इक्वल टू 4। माइनस आयोटा टू द पावर 4 करने पर 1 मिलता है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जैसे कि सिंस आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1 मिलता है आइडेंटिटी, आयोटा टू द पावर 8 भी 1 मिलता है, आयोटा टू द पावर 12 भी 1 मिलता है, लेकिन इसमें सभी ऑर्डर नहीं होंगे। इसमें ऑर्डर कौन होगा, वो लिस्ट नंबर जिसके लिए आयोटा टू द पावर करने पर क्या मिल जाए, 1 मिले। यहाँ 4 है न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, इसलिए आयोटा का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू p है, दैट मीन्स a टू द पावर p एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा e के। लेकिन अगर a टू द पावर p अगर e है तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि एक ऑर्डर p हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें आयोटा टू द पावर 4 भी 1 है, आयोटा टू द पावर 8 भी 1 है, लेकिन आयोटा तक ऑर्डर 8 तो नहीं है। लेकिन ये है कि ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो लेस और इक्वल हो जाएगा किससे, e से। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो लेस या इक्वल हो जाएगा p से, यहाँ पर p आएगा, p के लेस या इक्वल होगा। अब थर्ड पॉइंट, g के विषम उपसमूह इम्प्रॉपर सबग्रुप। g के इम्प्रॉपर सबग्रुप होते हैं या तो आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट या फिर खुद g। मतलब अगर g के 2 सबग्रुप हैं, या तो आइडेंटिटी एलिमेंट या खुद g, तब उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबग्रुप, यानी कि विषम उपसमूह। और यदि E और G के अलावा कोई दूसरा सबग्रुप होता है तब उसे G का उचित उपसमूह, प्रॉपर सबग्रुप H, प्रॉपर सबग्रुप कहेंगे। मान लो कोई सबग्रुप H है जो ना तो E है, आइडेंटिटी है, और ना ही खुद G है, उनके अलावा कोई दूसरा सबग्रुप है, तब उनसे प्रॉपर सबग्रुप कहेंगे, दैट मीन्स उचित उपसमूह कहेंगे। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, आबेली समूहों के लिए कॉची प्रमेय, कॉचीज थ्योरम फॉर आबेलियन ग्रुप। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट, इसका कथन ऐसा है कि मान लेते हैं कैपिटल G जो है वो एक परिमित आबेली समूह है, इट इज अ फाइनाइट आबेलियन ग्रुप। और माना जो P है, स्मॉल p, वो एक अभाज्य संख्या है, इट इज अ प्राइम नंबर। यदि P जो है डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ G को, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन तब एक ऐसा अवयव, एक ऐसा एलिमेंट A होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा, नॉट इक्वल टू E, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट A होगा इस प्रकार सच दैट कि A टू द पावर P करने पर क्या मिले, आइडेंटिटी E मिले। इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि माना G एक परिमित आबेली समूह है, सपोज G इज अ फाइनाइट आबेलियन ग्रुप एंड P इज प्राइम नंबर, P एक अभाज्य संख्या है। किस प्रकार कि P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। अब चूंकि G परिमित है, फाइनाइट है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n, ऐसा हमने मान लिया। अब हम इस प्रमेय का सत्यापन जो है गणितीय आगमन विधि से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं इसे प्रूव करने के लिए। सबसे पहले केस 1 हम मान लेते हैं n इक्वल टू 1, n क्या है, ऑर्डर ऑफ G।
तो n इक्वल टू 1 है, मतलब ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। दैट मीन्स जी में एक ही एलिमेंट है। और स्मरण रहे, अगर किसी समूह में एक ही एलिमेंट है तो वो आइडेंटिटी होगा, क्योंकि बिना आइडेंटिटी एलिमेंट के ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो अगर हम कहें कि किसी जी में एक ही एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1, तो निश्चित ही वो जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी होगा। तो जी इक्वल टू ये कलेक्शन ऑफ ई। अब यह प्रमेय G इक्वल टू ई के लिए सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि थ्योरम क्या कहता है कि ऐसा एलिमेंट ए होना चाहिए कि ए टू द पावर पी करने पर ई मिले। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है तो स्वतः सिद्ध हो गया, क्योंकि ई टू द पावर पी करने पर हमको आइडेंटिटी ई मिलेगा ही, इसलिए ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाता है। अब आगमन परिकल्पना, इंडक्शन हाइपोथेसिस, हम ये मान लेते हैं कि ये थ्योरम जो है उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिसकी कोटि, जिसका ऑर्डर जी की कोटि से कम है। 1 के लिए तो हमने प्रूफ किया, अब जी से कम कोटि वाले, जिसे कम ऑर्डर वाले समूहों के लिए हमने क्या मान लिया? ट्रू मान लिया, सत्य मान लिया। और हम अब किसके लिए प्रूफ कर देंगे? सी समूह जी के लिए प्रूफ करेंगे। तो जब भी जी से कम कोटि वाला कोई समूह मिलेगा वो थ्योरम इसके लिए प्रूफ है, प्रूफ्ड है। अब केस 2 लेते हैं। अब हम मानते हैं कि जी जो है विषम उपसमूह रखता है, जी जो है इम्प्रॉपर सब ग्रुप रखता है। इम्प्रॉपर का डेफिनेशन हमने देखा था। इम्प्रॉपर का मतलब यह है कि मान लो H जो है जी का इम्प्रॉपर विषम उपसमूह है, तो H या तो E होगा या तो खुद क्या होगा? G होगा। तो यदि H को अगर हम आइडेंटिटी E लेते हैं, तो आइडेंटिटी E अगर हम लेते हैं तो केस 1 में हमने देखा था कि अगर आइडेंटिटी E एलिमेंट लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो अगर हम H इक्वल टू ई लेते हैं तो केस 1 से प्रमेय क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है जी के लिए। अब यदि हम आइडेंटिटी ई नहीं लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा? H इक्वल टू जी लेना पड़ेगा। अब H इक्वल टू क्या हो गया? जी हो गया। सिंस क्वेश्चन में हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें है P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, और लैग्रांज प्रमेय क्या कहता है? लैग्रांज प्रमेय कहता है कि जो उपसमूह का जो ऑर्डर होगा, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, वो अपने ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ H जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। यहाँ पर क्या है? P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो दोनों से क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर ऑफ H की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? P की इक्वल हो जाएगी। अब H इक्वल टू क्या लिया है हमने? G लिया हुआ है, तो H की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? G। ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू क्या हो गई? पी हो गई। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एक सूत्र कि ए टू दी पावर ऑर्डर ऑफ जी करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, जहां ए जो है वो जी का एलिमेंट है। तो ए टू दी पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ई, तो ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू क्या आ चुकी है? पी। तो ए टू दी पावर पी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और यही तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ऐसा एलिमेंट ए मिलना चाहिए कि ए टू दी पावर पी इक्वल टू ई। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रूफ हो गया इस केस के लिए। एक नया केस लेते हैं, केस 3। यदि जी जो है एक उचित उपसमूह है, जी प्रॉपर सब ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या कहता है कि मान लो H जो है वो जी का उचित उपसमूह है, प्रॉपर सब ग्रुप है, तब वो H जो है वो ना तो आइडेंटिटी होगा ना खुद जी होगा, इन दोनों के अलावा कुछ दूसरा होगा। अब तो ऑर्डर ऑफ H जो है ना E है ना G है, मतलब ऑर्डर ऑफ H जो कोटि है, ऑर्डर है, वो क्या है? ऑर्डर ऑफ G से लेस देन है, इक्वल नहीं है, उससे क्या है? लेस देन है। अब यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न होती है। पहला स्थिति केस ए कि अब यदि P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को, ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करता है, और दूसरा ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड नहीं करता है। अगर P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को, तो यहाँ पर गणितीय आगमन परिकल्पना में हमने क्या लिया था? यह थ्योरम उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिसकी कोटि जी की कोटि से कम है। अब चूंकि यहाँ पर क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ H की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑर्डर ऑफ G से क्या है? लेस देन है। मतलब ऑर्डर ऑफ H की कोटि जो है वो G की कोटि से कम है। तो गणितीय आगमन से क्या हो जाएगा? गणितीय परिकल्पना से या प्रमेय H के लिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है G के ऑर्डर से कम है, तो सत्य हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा एलिमेंट A मिलेगा H में इस प्रकार सच दैट कि A टू दी पावर P इक्वल टू E हो जाएगा। ये हमारा ग्रुप है G और H उसका क्या है? सबसेट है। हमको एलिमेंट A किस में मिला है? H में मिला है। तो और H किसका सबसेट है? G का, सब ग्रुप है G का। तो A अगर H में है तो A किस में हो जाएगा? G में भी आ जाएगा। तो A बिलोंग करेगा G में। इस प्रकार ये देखिए A टू द पावर P इक्वल टू E। यहाँ फिर थ्योरम क्या हो गया? प्रूफ हो गया। सेकंड केस लेते हैं, केस B। अब यदि P नॉट डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H, डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ H को,
चूंकि हम जानते हैं कि n ऑफ a जो होता है नॉर्मलाइजर ऑफ a g का एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है, उचित उपसमूह होता है। और चूंकि हमने यहाँ लिया है p नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ h, तो यहाँ पर लिख लेते हैं p नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ na को। अब हम क्या जानते हैं, ca जो होता है कॉन्जुगेट क्लास का जो ऑर्डर होता है ca ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ na के इक्वल होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस चूंकि p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, ये थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है, p जो है डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, और अभी हमने लिया है p नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ na को। अब देखिए ये जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड मतलब ऑर्डर ऑफ g को कौन डिवाइड करता है, p। तो जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर रहा है तो इक्वल के राइट हैंड साइड को भी क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, p इसको तो डिवाइड कर रहा है तो इधर भी डिवाइड होना चाहिए, तो p जो है ऑर्डर ऑफ na को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो पक्का ca को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है तो इक्वल के राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना चाहिए। अब इसको डिवाइड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ca को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा, p डिवाइड्स ca। ca की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ca की वैल्यू है ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ na, तो ca के जगह पर हमने ऐसा लिख दिया। अब ये p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g बाई na को। अब चूंकि g बाई na क्या होगा, विभाग उपसमूह क्या है, समूह g का ही उपसमूह है, और उपसमूह है मतलब उसका जो ऑर्डर होगा g के ऑर्डर से क्या होगा, लेस देन होगा। अब जब भी किसी का ऑर्डर g के ऑर्डर से लेस देन है तो गणितीय परिकल्पना मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि यह प्रमेय g बाई na के लिए सत्य है। दैट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा g बाई na में कि a टू द पावर p क्या होना चाहिए, e के। अब चूंकि ये देखिए ग्रुप g है और g बाई na उसका सबसेट है, तो अगर a g बाई na के अंदर है, ये देखिए a बिलोंग करता है g बाई na और g बाई na किसका सब ग्रुप है, g का, तो a किस में चला जाएगा, g में चला जाएगा, g का एलिमेंट हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू g इस प्रकार कि a टू द पावर p इक्वल टू e। तो ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट होता है और ये कॉशी प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है, सिद्ध होता है। अब देखते हैं अनाबेली समूहों के लिए कॉशी प्रमेय। अभी जो था वो आबेली समूहों के लिए कॉशी प्रमेय था, अब है कॉशीज थ्योरम फॉर नॉन आबेलियन ग्रुप। मान लेते हैं जी कोई परिमित समूह है, कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, और p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, तब ये थ्योरम कहता है कि g जो है वो p कोटि का एक अवयव रखता है। मतलब एक ऐसा एलिमेंट a होगा कि ऑर्डर ऑफ a जो है वो एग्जैक्ट प्राइम नंबर के इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू p। प्रूफ, ये बिल्कुल इसका जो प्रूफ है पिछले थ्योरम के जैसा ही है लगभग। मान लेते हैं g एक अनाबेली परिमित समूह है, p एक अभाज्य संख्या है और p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को। यहाँ तक हमने मान लिया। अब ऑर्डर ऑफ g को हमने क्या मान लिया, n मान लिया, क्योंकि परिमित है तो हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू n है। इस प्रमेय का सत्यापन हम गणितीय आगमन विधि से करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। केस 1, सबसे पहले जैसे पिछले थ्योरम में लिया था n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 मतलब ऑर्डर ऑफ g में एक ही एलिमेंट होगा, तो g क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। g आइडेंटिटी है मतलब ये थ्योरम जो है ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। आगमन परिकल्पना मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस, हम मान लेते हैं कि यह प्रमेय उन सभी समूहों के लिए सत्य है। द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स हुज ऑर्डर आर लेस देन दैट ऑफ g। दैट मीन्स उन सभी समूहों के लिए सत्य है जिसकी कोटि g की कोटि से कम है। केस 2, अब यदि g विषम उपसमूह रखता है, इम्प्रॉपर सबग्रुप, मान लेते हैं h विषम उपसमूह है। विषम उपसमूह का डेफिनेशन हमने क्या देखा था कि वो h या तो e होगा या तो खुद क्या होगा, g होगा। अगर e लेते हैं तो केस 1 से प्रमेय ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है, अगर e हम लेते हैं तो आइडेंटिटी। अब अगर h इक्वल टू g लेते हैं, सिंस p डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को, यह हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में माना हुआ है। लैग्रांज प्रमेय कहता है कि ऑर्डर ऑफ h डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ h की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, p के। चूंकि h इक्वल टू यहाँ पर क्या है, g है, तो h के जगह पर g हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू p। हम क्या जानते हैं, a टू दी पावर ऑर्डर ऑफ g क्या होता है, e होता है, तो आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ g की जगह क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। अब a टू दी पावर p इक्वल टू e आया, लेकिन p क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर होता है मतलब प्राइम नंबर को या तो खुद डिवाइड करेगा या तो 1 डिवाइड करेगा। इसका मतलब p जो है वो मिनिमम इंटीजर हो जाएगा, जिसके लिए a टू दी पावर p e होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p आ जाएगी।
केस 3। अब यदि जी उचित उपसमूह रखता है, अभी तो विषम उपसमूह था, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, अब अगर वो प्रॉपर सब ग्रुप रखेगा, उचित उपसमूह रखेगा, तब क्या होगा, मान लेते हैं H जो है वो G का उचित उपसमूह है, H इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। तब प्रॉपर सब ग्रुप है मतलब ना तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और ना ही खुद ग्रुप G है, वो इन दोनों के अलावा कोई और उपसमूह है। तो ऑर्डर ऑफ H क्या होगा, अब G के इक्वल नहीं है मतलब उससे लेस देन होगा, उसका ऑर्डर इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पर दो स्थितियां उत्पन्न होती है। केस ए, अब यदि P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को, तब गणितीय परिकल्पना से क्या हो जाएगा, H के लिए सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि H का ऑर्डर G के ऑर्डर से कम है, तो जिसका भी ऑर्डर G के ऑर्डर से कम होगा उसके लिए थ्योरम ट्रू हो जाएगा। मतलब एक ऐसा एलिमेंट A बिलोंग्स टू H होगा कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब चूंकि ये H जो है वो G का उपसमूह है, तो अगर एलिमेंट A H में है, H सब ग्रुप है G का, तो एलिमेंट A किस में हो जाएगा, G में हो जाएगा। तो एक ऐसा एलिमेंट A G में मिल गया कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू P, थ्योरम प्रूफ हुआ। केस B लेते हैं, यदि P डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ H को, अब उसके लिए मान लेते हैं समूह G का वर्ग समीकरण किस प्रकार से दिया जाता है, इस प्रकार से दिया जाता है, ये हम जानते हैं। अब अगर A नॉट बिलोंग करता है Z ऑफ G में, तो एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर्टी है, ये बाई इम्प्लाइज N ऑफ A नॉट इक्वल होगा G के, तो इसके लिए N ऑफ A नॉट इक्वल G, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि नॉर्मलाइजर A जो होता है वो G का एक सब ग्रुप होता है, उपसमूह होता है, और हमने यहाँ पर क्या देखा है, उपसमूह H के लिए P उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए उसके ऑर्डर को। तो अब Na जो है G का उपसमूह है, देयरफॉर इसलिए P डिवाइड नहीं करना चाहिए ऑर्डर ऑफ Na को। अब सूत्र क्या कहता है, एक Ca जो है ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na होता है, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू Ca इंटू ऑर्डर ऑफ Na। अब सिंस चूंकि P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, ये हमने थ्योरम में ही, स्टेटमेंट में ही माना हुआ है शुरुआत में, और अभी हम देख रहे हैं कि P नॉट डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ Na, इसको हमने लिख दिया। अब देखिए इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G लेफ्ट हैंड साइड को, तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करना चाहिए। अब इस वाले को डिवाइड नहीं कर रहा है, इस वाले टर्म को, तो डेफिनेटली Ca को डिवाइड करना चाहिए। तो इस देयरफॉर इसलिए हमने लिखा कि P डिवाइड्स Ca की वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ G बाई ऑर्डर ऑफ Na, समेशन हमने रख दिया, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हम देखेंगे, ये इसमें इस इक्वेशन में ऑर्डर ऑफ Zg को एक साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये हमने ऐसा ट्रांसफर कर दिया। इक्वेशन नंबर 3, चूंकि P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, और इक्वेशन 2 में हमने देखा कि P डिवाइड करता है इस वाले टर्म को, मतलब P इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो इसके माइनस को भी डिवाइड करेगा, इसलिए P डिवाइड से इतना माइनस उतना। अब इतना माइनस उतना, इसकी वैल्यू क्या है, ऑर्डर ऑफ Zg हमने रख दिया। अब देखिए P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ Zg को, और अभी हमने क्या देखा था कि P जो है किसी भी मतलब उपसमूह H उपसमूह है, किसी भी उपसमूह के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, Zg तो चूंकि G का उपसमूह है, यहाँ पर P डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ Zg को। ये तभी पॉसिबल है जब Zg जो है वो खुद क्या हो, G हो, क्योंकि P केवल G के ऑर्डर को डिवाइड करता है, उसके किसी सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, ऐसा हमने इस केस बी में मानकर रखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसे कंडीशन आ गया, मतलब Zg खुद क्या होगा, G होगा। अब चूंकि Zg क्या है, समूह का केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रुप है, इसका डेफिनेशन हम जानते हैं समूह के केंद्र का कि वो G के प्रत्येक अवयवों के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और जब क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है मतलब वो आबेली समूह है। तो Zg स्मरण रखना कि Zg जो है वो आबेली समूह है। Zg किसके इक्वल है, G के इक्वल है, तो G भी क्या हो जाएगा, आबेली समूह हो जाएगा। अब अभी मैंने इसके पिछले थ्योरम में देखा, आबेली समूहों के लिए कॉशी थ्योरम क्या कहता है कि एक अवयव A इस प्रकार मिलेगा G में कि a टू दी पावर p इक्वल टू e आइडेंटिटी, परंतु p अभाज्य संख्या है, p या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, मतलब p जो है यहाँ स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जिसके लिए a टू दी पावर p इक्वल टू e है। और जब स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर p के लिए जब ये वैल्यू सेटिस्फाइड होती है तो a का ऑर्डर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। मतलब हमको एक ऐसा एलिमेंट a मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, p है, यही ये थ्योरम कहता है, दिस प्रूव्ड। अब एक डेफिनेशन देखते हैं कम्यूटेटर एलिमेंट का, क्रम विनिमयक अवयव। यदि ए बी जी के एलिमेंट है तो इस प्रकार का जो एलिमेंट बनेगा ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इस एलिमेंट को जी का क्रम विनिमयक अवयव कहते हैं, कम्यूटेटर एलिमेंट। अब उसी कम्यूटेटर एलिमेंट से कम्यूटेटर सबग्रुप बनता है, डिराइव्ड सबग्रुप, क्रम विनिमयक उपसमूह।
समूह जी के सभी क्रम विनिमयक अवयवों के द्वारा निर्मित उपसमूह को जी का क्रम विनिमयक उपसमूह कहते हैं। इसे जी डैश से दर्शाते हैं। जी डैश इक्वल टू क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स सच दैट वेयर, जहां ए बी बिलोंग करता है जी में। मतलब ये जो कम्यूटेटर एलिमेंट से बना हुआ उपसमूह है उसे ही कम्यूटेटर सब ग्रुप, डिराइव्ड सब ग्रुप, क्रम विनिमयक उपसमूह कहते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लेते हैं जी कोई समूह है, कोई ग्रुप है और जी डैश जो है वो जी का क्रम विनिमयक उपसमूह है, कम्यूटेटर सब ग्रुप है। तब ये दर्शाना है कि फर्स्ट वन जी डैश जो है जी का प्रसामान्य उपसमूह है, इट इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और सेकंड जी बाई जी डैश, ये जो विभाग समूह है क्वोशंट ग्रुप जी बाई जी डैश, वो आबेली है। सॉल्यूशन में मान लेते हैं जी कोई समूह है, जी डैश जो है जी का क्रम विनिमयक उपसमूह है, कम्यूटेटर सब ग्रुप है। तो जी डैश क्या होता है, हम क्या जानते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप से, वो इस प्रकार के एलिमेंट को रखता है, जी एच जी इनवर्स एच इनवर्स, या ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। तो हमने ऐसा लिया है तो जी एच किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल जी में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहला पॉइंट हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि जी डैश जी का प्रसामान्य उपसमूह है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल जी बिलोंग करता है कैपिटल जी में और एच बिलोंग करता है जी डैश में। हमको क्या दर्शाना होगा, जी एच जी इनवर्स किस में, जी डैश में बिलोंग करता है, तब तो जी डैश क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। चलिए जी बिलोंग करता है जी में, एच बिलोंग कर रहा है जी डैश में, लेकिन जी डैश किसका सब ग्रुप है, जी का, तो एच किस में चला जाएगा, कैपिटल जी में। जी भी जी का एलिमेंट है, एच भी जी का एलिमेंट है, तो जब जी एच जी का एलिमेंट होता है तो जी एच जी इनवर्स एच इनवर्स किस में चला जाता है, कैपिटल जी डैश में। तो जी और एच जी का एलिमेंट है तो जी एच जी इनवर्स एच इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल जी डैश में। अब देखिए सिंस चूंकि ये जी डैश का एलिमेंट है और एच भी किसका एलिमेंट है, जी डैश का, और जी डैश क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब क्लोजर, और सब ग्रुप है मतलब इसमें संवरक नियम सेटिस्फाइड होगा। तो संवरक नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों को इंटू करने पर भी किस में बिलोंग करना चाहिए, जी डैश में। एच इनवर्स एच को हम लिख सकते हैं ई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो जी एच जी इनवर्स, अब जी इनवर्स ई क्या हो जाएगा, अच्छा एच इनवर्स एच ई आएगा इनवर्स प्रॉपर्टी से। अब जी इनवर्स इंटू ई, इसकी वैल्यू जी इनवर्स इंटू ई की वैल्यू जी इनवर्स होगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। तो जी एच जी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया, जी डैश में। हमने क्या दर्शाया, जी बिलोंग टू कैपिटल जी, एच बिलोंग टू जी डैश, तो जी एच जी इनवर्स ये किस में बिलोंग हो गया, जी डैश में। तो इसलिए जी डैश जी का क्या हो गया, एक प्रसामान्य उपसमूह, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। अब हम सेकंड प्रूफ करते हैं, जी बाई जी डैश किस फॉर्म में होता है, विभाग समूह क्वोशंट सब ग्रुप, इसका एलिमेंट होता है जी डैश एक्स के फॉर्मेट में, सच दैट जहां एक्स बिलोंग करता है किस में, कैपिटल जी में। अब इसका जो एलिमेंट है इस फॉर्मेट में होता है, तो हम यहाँ से दो एलिमेंट लेते हैं, एक जी डैश एक्स लेते हैं और एक जी डैश वाई। किस में बिलोंग करता है, जी बाई जी डैश में, जहाँ एक्स और वाई ये दोनों किसके एलिमेंट होंगे, कैपिटल जी के। तो एक्स वाई बिलोंग करता है जी में, और जब एक्स वाई जी में बिलोंग करेगा तो एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी डैश का, कम्यूटेटर सब ग्रुप का। अब एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स का होल इनवर्स, ताकि वापस क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। अब ए बी इनवर्स अगर बिलोंग करता है एच में तो ये प्रॉपर्टी है सब ग्रुप की, एच ए इक्वल टू एच बी हो जाता है। तो ए इंटू बी इनवर्स अगर जी डैश में है तो एच ए और एच बी, इस तरह से हम ऐसा लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है, एच ए बी हो तो एच ए इंटू एच बी लिख सकते हैं। यहाँ पर एच ए इंटू एच बी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एच ए बी को लिख सकते हैं एच ए एच बी, मतलब जी डैश एक्स जी डैश वाई, इधर भी जी डैश वाई जी डैश एक्स। अब इसको ध्यान से देखिए, जी डैश एक्स जी डैश वाई इक्वल टू जी डैश वाई जी डैश एक्स है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम है। और ये क्रम विनिमय नियम किस में लागू हो रहा है, जी बाई जी डैश के एलिमेंट में। तो जी बाई जी डैश क्या हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। ऑलरेडी वो ग्रुप तो है ही, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय नियम भी सेटिस्फाइड होने के कारण, पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आबेली हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।